अभिनंदन अपार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस अभिनंदन। तो फिर यह देखने को आया कि भारतीय जनमानस में उग्रवादियों और आतंकवादियों के विचारधाराओं में जो अंतर आया, वह उग्रवाद एवं आतंकवाद में यकीन रखने वाले संघर्षवादी के प्रति लोगों के मन में कुछ ज्यादा ही आकर्षण हुआ। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के कट्टर विरोधी और आलोचक उदारवादियों ने बंगाल के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इससे दोनों गुटों के बीच वैमनस्य और अधिक बढ़ गया। इस अधिवेशन का सभापतित्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था तथा बंगाल के विभाजन की कटु आलोचना की थी। उन्होंने स्वीकार किया था कि इस विभाजन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन को क्रियान्वित किया जाए, परंतु तिलक का विचार गोखले से भिन्न था। उनका विचार था कि सरकार के इस कार्य के विरोध में शांतिपूर्ण प्रतिरोध प्रदर्शित करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। गोखले तिलक के इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अवसर पर उग्रवादियों एवं उदारवादियों में भीषण तनाव पैदा हो गया और स्थिति यहां तक आ पहुंची कि कांग्रेस विभाजन के कगार पर जा पहुंचा। उग्रवादी लोकमान्य तिलक को अगले कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उस समय दादा भाई नेरोजी ने अपनी योग्यता और चातुर्य से दोनों दलों में संघर्ष होने से तो रोक दिया, लेकिन कांग्रेस पर उग्रवादियों के नवोद्भूत प्रभाव के अंतर्गत ही अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उन्हें पहली बार यह घोषणा करनी पड़ी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करना ही कांग्रेस का लक्ष्य है। उग्रवादियों की यह एक बड़ी सफलता थी। यहां यह ध्यान देने की बात है कि अब ऐसा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा था कि भारतवासियों में उग्रवादी आतंकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही थी और कांग्रेस में भी उग्रवादी ताकतवर दृष्टिगोचर हो रहे थे। उग्रवादी उदारवादियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। पारस्परिक अविश्वास निरंतर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन ने फूट के बीज का रोपण कर दिया। स्वराज शब्द को लेकर फिर दोनों दल आमने सामने आ गए। उदारवादी इसका अर्थ वैधानिक तरीकों से उत्तरदायी सरकार की स्थापना और औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति समझ रहे थे, परंतु उग्रवादी इसे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का उद्घोष मानते थे। इस मौलिक भेद ने कांग्रेस में फूट को अनिवार्य कर दिया। इसी तनावपूर्ण वातावरण में 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां अध्यक्ष पद का विवाद कांग्रेस के विभाजन का कारण बन गया। उग्रवादियों का यह पक्का विश्वास था कि स्वराज अंग्रेजों से उपहार स्वरूप नहीं मिल सकता। जब तक अंग्रेजों को पीड़ित, प्रताड़ित एवं आतंक से परेशान नहीं किया जाएगा, तब तक न तो वे अपना शोषण चक्र समाप्त करेंगे और न ही भारत को अपने पंजे से मुक्त करेंगे। स्वराज तथा भारतवासियों को सामाजिक एवं आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कठिन एवं लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वदेशी आंदोलन, जिसका सूत्रपात बंगाल के विभाजन के पश्चात हुआ, का समर्थन सभी पक्ष के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने किया। वैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं जो उग्रवाद एवं आतंकवाद को संदेह की दृष्टि से देखते थे, का दृष्टिकोण स्वदेशी आंदोलन के प्रति भिन्न था। उग्रवादी एवं आतंकवादी स्वदेशी आंदोलन को केवल एक माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनकी यह धारणा थी कि केवल स्वदेशी आंदोलन के बल पर ही अंग्रेजों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है, जैसा कि उदारवादी समझते थे। उग्रवादी यह मानकर चल रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन को संघर्षात्मक स्वरूप दिया जा सकता था और इसके माध्यम से लुप्त हो रहे भारतीय शिल्प कला को पुनर्जीवित एवं सुरक्षित किया जा सकता था। भारतीय शिल्प के सहारे ही भारत के प्राचीन सामुदायिक मूल्यों की पुनर्स्थापना भी की जा सकती थी। दरअसल
यह आंदोलन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भी था। उग्रवादी आत्मविश्वास की नई संजीवनी पाकर यह अत्यंत अनिवार्य समझने लगे कि भारतवासियों के मन में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की जाए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए उनको उत्प्रेरित किया जाए। उग्रवादियों का विचार था कि भारतीय अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाज को इंग्लैंड की संस्कृति से किसी भी रूप में निम्न नहीं माने। उग्रवादी भारतीयों को यह समझाने का प्रयास करते थे कि अंग्रेजों की नीति उपनिवेशों में रहने वाली जनता को गुलाम बनाकर रखने के लिए किस विशेष उद्देश्य के तहत निर्मित की गई थी। उदारवादियों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को छोड़कर उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष तथा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जन विद्रोह का आह्वान करके संघर्षात्मक राष्ट्रवाद को जागृत करने का प्रयास किया गया। 8 जून 1906 को शिवाजी महोत्सव के अवसर पर कलकत्ता में आयोजित एक समारोह में तिलक ने कहा कि इस समय स्वदेशी शब्द अत्यंत अनिवार्य है। भारतीयों के प्रत्येक बातों में स्वदेशी की भावना होनी चाहिए। स्वदेशी की भावना मां के दूध के साथ ही ग्रहण की जानी चाहिए। नौजवान पीढ़ी के मन में हर विदेशी वस्तु के प्रति गहरी घृणा की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। यह भावना तभी प्रोत्साहित की जा सकती है जब प्रत्येक विदेशी वस्तु को जला दिया जाए। स्वदेशी को ही अपना आदर्श बनाया जाना चाहिए एवं इसके लिए हर प्रयास किए जाने चाहिए। उग्रवाद एवं आतंकवाद के मार्ग को प्रशस्त करने में तिलक का योगदान निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। बंगाल के उग्र राष्ट्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल को भी उग्रवादियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अंग्रेजों के प्रति उनके हृदय में तनिक भी सम्मान का भाव नहीं था। वे सदैव आत्मसम्मान पर अधिक बल दिया करते थे। वे भारतवासियों से समय समय पर भारतीयों की क्षमता एवं उनके आत्मबल पर विश्वास रखने हेतु आग्रह करते रहते थे। स्वामी विवेकानंद राजनीतिक नेता नहीं थे, लेकिन स्वामी जी चाहते थे कि भारतीयों में निर्भीकता की भावना अधिक से अधिक विकसित की जाए। निर्भीकता के प्रति अपने विचार को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि यदि संसार में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। इसलिए सभी प्रकार की दुर्बलता से अपने आप को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। जो भी चीज तुम्हें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप में दुर्बल बनाती है वो जहर से समान तिरस्कृत किया जाना योग्य है। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य कदापि नहीं हो सकती। नई राष्ट्रवादिता के जीवंत प्रतीक उग्रपंथियों के सबसे विशिष्ट नेता तिलक ने जब यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके रहूंगा, तब उग्रवादियों ने इसे अपना मूल मंत्र स्वीकार कर इसकी प्राप्ति के निमित्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना से अभिभूत हो स्वतंत्रता संग्राम में एक नए उत्साह की भावना पैदा करने का प्रयत्न किया। स्वराज की अपनी मांग को तो और भी अधिक स्पष्ट करते हुए तिलक ने केसरी में लिखा, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं। उग्रवादी इस भावना को प्रचारित एवं प्रसारित कर जन साधारण को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे। स्वदेशी का संदेश जनता तक पहुंचाया जाने लगा और चूंकि जनता के कल्याण और संपन्नता से उसकी सीधी प्रासंगिकता थी, वह उन्हें सार्थक भी लगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से उग्रवादियों ने स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों को प्रोत्साहित किया कि वे जिम्नास्टिक समितियों एवं अखाड़ों से संबद्ध होकर अब उसकी गतिविधियों में पूर्ण क्रियात्मक योगदान दें। सर्वप्रथम बंगाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब में एक पुख्ता आधार प्राप्त करने के बाद अखाड़ों एवं जिम्नास्टिक समितियों ने भारत के अन्य हिस्सों में भी उग्रवाद के वांछित उद्देश्य की पूर्ति में मदद की।
ब्रिटिश इतिहासकारों की दृष्टि में उपर्युक्त गतिविधियों की आड़ में नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। इस प्रकार उग्रवादियों ने संघर्ष के स्वरूप एवं आधार को अत्यधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया। वे इस संघर्ष में जनसाधारण के सभी वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी केवल बुद्धिजीवियों को ही स्वतंत्रता संग्राम से संबद्ध रखना चाहते थे। उग्रवाद आतंकवाद में आस्था रखने वाले इस नए नेतृत्व की यह धारणा थी कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संघर्षात्मक साधनों का उपयोग अनिवार्य है। साथ ही संघर्ष में समाज के सभी वर्गों के अधिकाधिक व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना भी अनिवार्य है। इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत महान संत स्वामी विवेकानंद ने स्पष्टतः कहा कि भारत को केवल जनसाधारण से अपेक्षा करनी चाहिए। उच्च वर्ग की तो भौतिक एवं नैतिक मृत्यु हो चुकी है, उनसे अपेक्षा रखना न तो समयोचित है और न ही सही। महत्वपूर्ण योगदान एवं वांछित वरदान जनसाधारण से ही संभव है। इसके लिए उनके भीतर आवश्यक उत्साह पैदा करना होगा। जब जनसाधारण क्रांतिकारी संघर्ष और राष्ट्र के लिए आत्मोत्सर्ग के लिए सहमत हो जाएं, तो संघर्षात्मक कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। उग्रवादियों ने स्वामी जी के विचारों को अपना प्रधान लक्ष्य मानकर उसकी प्राप्ति हेतु नई रणनीति एवं कार्य पद्धति विकसित करने का सदप्रयत्न किया। रंग भेद की नीति के कारण निराशा की भावना से अभिभूत भारतीय युवा वर्ग उग्रवाद एवं आतंकवाद से प्रेरित होकर संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर हुआ तथा उग्रवादी नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान देना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जीवन चिंतन एवं राजनीति के क्षेत्र में हुए बेतरतीब तथा ऊपरी पश्चिमीकरण ने संतुलित समन्वय की उस परिकल्पना को उलट पुलट कर रख दिया जो आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय के मस्तिष्क की देन थी। भारत में उग्रवादी गतिविधियां स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण से ही देखने को मिलती हैं, लेकिन 1917 के उपरांत यह अत्यधिक तीव्र एवं प्रेरणात्मक स्वरूप प्राप्त करने लगी। भारतीय उग्रवाद या आतंकवाद 3 स्तरों पर विरोध स्वरूप परिलक्षित हुआ। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसने पारंपरिक हिंदू वर्ग तथा नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति ईसाई धर्म, उपयोगितावाद तथा ब्राह्मणवाद से उत्पन्न खतरे का मुकाबला किया। दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में उग्रवादियों ने उस यंत्रवादी, भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी सभ्यता का मुकाबला किया जिससे विकास का स्वदेशी ताना बाना नष्ट होता प्रतीत हो रहा था, और अंततः राजनीतिक क्षेत्र में उसने भारत के राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उस विशाल तथा अप्रतिष्ठित ब्रिटिश साम्राज्य में आहिस्ता आहिस्ता गर्क हो जाने से रोका, जो गोरे लोगों का भार की डींग तो मारता था, लेकिन जो अपने इस भार को काले एवं भूरे लोगों के कंधों पर ही लादता चला जा रहा था। इस प्रकार उग्रवादी आतंकवादी व्यक्तिवाद एवं उदारवाद दोनों का ही विरोध करते थे, क्योंकि व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारधारा पर अंग्रेजी शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्ववाद एवं उदारवाद अंग्रेजी कानून व्यवस्था द्वारा पोषित 19वीं शताब्दी की यूरोपीय सभ्यता पर आधारित था। उन्होंने इस मार्क्सवादी दर्शन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जो पूंजीवादी व्यवस्था एवं उदारवादी मूल्यों को चुनौती देने के साथ साथ पूंजीवाद एवं उपनिवेशवाद दोनों का ही अंत करने के लिए मजदूर एवं मेहनतकश लोगों को संगठित करने पर बल दे रहा था। इसके विपरीत उग्रवादियों के अद्भुत जोश और लगन के साथ प्राचीन
समष्टिवाद अर्थात समूहवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने लगे। उग्रवादियों में भारतीय इतिहास तथा भारतीय आध्यात्मिक विरासत के प्रति समान लगाव था। उनमें पश्चिम के भ्रमजाल को काटकर उससे मुक्त होने की समान अभिलाषा थी और वे आम लोगों को भी भारतीय सभ्यता के पुरातन रूप को अपनाने हेतु उत्प्रेरित करने में प्राणोपण से जुटे हुए थे। वे वैदिक युग की पुरातन स्मृतियों की व्याख्या के साथ साथ राणा प्रताप, झांसी की रानी, वीर शिवाजी जैसे देशभक्तों की वीर गाथाओं की याद दिलाते थे। उग्रवादियों को भारतीय जनता की विशिष्ट प्रतिभा में पूर्ण विश्वास था और वे समझते थे कि भारतीय जनगण का उग्र संघर्ष एक न एक दिन भारत को दास्ता की जंजीरों से मुक्ति प्रदान करके ही रहेगी। यदि तत्कालीन राजनीतिक परिवेश एवं ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा स्थापित प्रभुत्व पर ध्यान दिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उग्रवादियों के राजनीतिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति अत्यंत कठिन थी। वे भारतीयों को उस पश्चिमी प्रभाव से मुक्ति दिलाना चाहते थे जिसकी धाक जमी हुई थी तथा जो संपूर्ण भारतीय जनजीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने और स्वराज की प्राप्ति के निमित्त राष्ट्रीय मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए यह आवश्यक था कि उनको भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता का एहसास कराया जाए। वे भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखते थे और उसको अक्षुण्ण रखना चाहते थे। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु धर्म पर आधारित यहाँ तक कि अंध देशभक्ति पर आधारित गीतों एवं नारों की रचना की गई। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में नेताओं ने अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में अविस्मरणीय योगदान दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश तथा शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया। बंगाल में अरविंद घोष द्वारा काली पूजा को प्रचारित एवं प्रसारित किया गया जो प्रायः 1 महीने तक चलती थी। पंजाब में लाला लाजपत राय ने आर्य समाज आंदोलन को अधिक से अधिक लोकप्रिय एवं सशक्त बनाया। उपर्युक्त कार्यक्रमों का उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को व्यापक आधार प्रदान करना था। इन समारोहों को सामूहिक स्वरूप प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय उत्साह एवं धार्मिक चेतना एवं सामाजिक एकता उत्पन्न करने का प्रभावी माध्यम बनाकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने को उद्धत यह नया वर्ग जनसाधारण को ब्रिटिश विरोधी लहर में सम्मिलित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। इससे उनकी हीन भावना से मुक्ति तो मिली ही, अपने व्यक्तित्व को पुनः विकसित करने का अवसर भी उपलब्ध हुआ। इस प्रकार धार्मिक परंपरा एवं सांस्कृतिक अवधारणा के आधार पर उग्रवादी भारतीय जनसाधारण को संगठित करने में सफल हुए। दूसरी ओर उदारवादी धर्मनिरपेक्षता को ही अधिक महत्व देते थे, जबकि उग्रवादी इस तथ्य पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उग्रवादी अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु धार्मिक भावना को उत्तेजित करने में भी नहीं हिचके। इसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि वे ब्रिटिश सत्ता विरोधी आंदोलन में बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल तो अवश्य हो गए, उनकी विचारधारा में परस्पर 2 विरोधी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू एवं मुसलमानों के बीच परस्पर विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। दोनों के धार्मिक दृष्टिकोण एवं अवधारणा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती थी। जब धार्मिक गौरव को राष्ट्रीय गौरव की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया गया तो इसके धार्मिक मतभेदों को बढ़ावा मिला। वस्तुतः इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता के बारे में धर्मनिरपेक्ष एवं बहुधर्मवादी दृष्टिकोण के विकास में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। ये लोग मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए एवं वे इसकी आलोचना करने लगे। इसी के कारण बाद के वर्षों में
होने वाले पृथकतावादी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और भारत में सांप्रदायिकता का भयंकर दौर प्रारंभ हो गया। आज के खंड में इतना ही, शेष अगले खंड में। धन्यवाद।